निर्मला सीतारमण ने कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद पहला बजट पेश किया। पेपरलेस बजट रहा ये, और इस बजट में तमाम तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन एक बात साफ हो गई, हेल्थ इमरजेंसी और कोविड पैंडेमिक के बाद सरकार का जोर कहीं बहुत कोविड और इससे जुड़े हुए तमाम उपायों पर रहा। अगर इसे कोविड वैक्सीन बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रचना, बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बीमार थी, कह सकते हैं कि आईसीयू में थी, उसके लिए इस वैक्सीन की जरूरत थी भी। और ओवरऑल अगर बजट पर हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो हेल्थ सेक्टर पर दिया गया। और हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर पर पहले से ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाकी देशों के मुकाबले कैसे है, इसीलिए 137% बढ़ा दिया गया है हेल्थ सेक्टर का बजट। इससे पहले 94,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार 2,24,000 करोड़ ये बजट कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं उन्हें अच्छा किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, उन्हें और ज्यादा मॉडिफाई किया जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात, 2,24,000 करोड़ अगर हेल्थ सेक्टर को दिए गए हैं इस बजट में, तो उसमें जो लोगों की सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आने वाली बात है कि कोरोना को लेकर क्या खास किया गया। तो 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपीज आर फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीन के प्रोसेस के लिए दिए गए हैं। अगर सरकार ने जो अभी तक कोवैक्सीन की कीमत हमने देखी सुनी, उस हिसाब से देखा जाए तो करीब 100 करोड़ वैक्सीन इसमें निकल जाती हैं। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे राजीव कि क्या इस बजट में देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। अगर 35,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है तो इसका मतलब यह है कि लोगों को फ्री वैक्सीन भी मिलेगी, सस्ते दामों पर भी वैक्सीन मिलेगी। और अगर कोरोना काल पर हम बार बार फोकस करें, क्योंकि कोरोना काल ने नौकरियां छीन ली, व्यापार बंद करा दिए, लोगों के इनकम पर सीधा सीधा असर हुआ, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, इसीलिए अर्थव्यवस्था को तो पटरी पर लाना है, लेकिन लोगों की जेब में भी पैसा पहुंचे। एमएसएमई सेक्टर पर भी जोर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर पर जोर देने के साथ साथ लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे में निवेश ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। और एमएसएमई पर 15,700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने कही है, मतलब पहले से लगभग दोगुना इसे आप कह सकते हैं। एमएसएमई नहीं, स्टार्टअप्स के लिए भी जो कंपनी स्टार्टअप 182 दिन में अपनी प्रक्रियाएं पूरी करके अस्तित्व में आती थी, उसके लिए 120 दिन का वक्त अब सरकार ने तय कर दिया है। इसके साथ ही हमारे स्क्रीन पर जो बातें चल रही थी कि स्वास्थ्य योजना के लिए कितना दिया गया है, 137% अगर बजट बढ़ाया गया है तो ये हम समझ सकते हैं 2,38,000 करोड़ रुपए। तो इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सरकार का फोकस अब कोरोना पैंडेमिक के दौर से निकलने के बाद देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है। तो राजीव, क्या आज का बजट देखकर और समझकर हम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कोरोना काल में कि जान है तो जहान है, मतलब जान बचे, जान बेहतर रहे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, इसीलिए हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया गया। और सबसे ज्यादा हाइक अगर हम कहें तो वो हेल्थ सेक्टर पर ही दिया गया है। ओवरऑल लोगों को इंतजार था इस बजट का। किसानों पर भी उन्होंने कहा 2022 तक आय दोगुनी रहेगी। पहले से ही हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं। 1,000 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा, उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। मतलब आधुनिकता की तरफ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी के सहयोग की भी जरूरत होगी, और इसीलिए शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऐसा बजट करीब 100 सालों में नहीं आया होगा, जैसा ये ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट है। किसानों पर उन्होंने खास बात की, जैसा रेस्टोरेंट ने बताया कि सरकार ने कहा कि हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने 1,000 मंडियों को ई नैम से जोड़ने की तैयारी कर ली है। इसके तहत अगर बिहार का कोई व्यापारी है, कोई किसान है जो अपनी फसल उगाता है और वो चाहता है कि वो अपनी मंडी अपने अच्छे दामों पर अपनी फसल बेचे, तो ई नैम के जरिए वो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कहीं भी जहां उसको बेहतर भाव मिले वहां पर वो बेच सकता है। तो एक और अलग कोशिश यहां पर की गई है। और भी अलग अलग तमाम चीजें की गई हैं। मेट्रो सुविधाओं को लेकर भी काफी बात कही है। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की बात की है टियर 2 सिटीज में। और जो पेरिफेरल एरिया होता है, यानी बड़े शहरों के आसपास का एरिया होता है, वो जो टियर 1 सिटीज हैं, उनके भी पेरिफेरल में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो जैसी मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की तैयारी सरकार कर रही है। साथ ही राजीव, आप बात कर रहे थे कि आपका मोबाइल फोन पुराना हो गया है, आपको नया खरीदना है, तो आप देख लीजिए, देखिए नया मोबाइल फोन आपके लिए खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी महंगा हो गया है।
2.5% अब कस्टम ड्यूटी लगेगी। मतलब अगर आप मोबाइल लेने की प्लानिंग इस बजट के बाद कर रहे थे तो वो अभी थोड़े दिन के लिए आपको पोस्टपोन करना होगा या फिर एक्स्ट्रा आपको पैसा खर्च करना होगा। लेकिन टैक्स स्लैब जिसका इंतजार राजीव हम कर रहे थे कि टैक्स में क्या कुछ छूट मिल सकती है, क्या इस बार हमें थोड़ी राहत मिलेगी, तो टैक्स स्लैब में इस बार सरकार ने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ये पिछले साल की तरह ही रखा गया है। जी, टैक्स स्लैब पिछले साल की तरह रखी गई है, कोई बदलाव नहीं है। और उसका असर यह भी कि सरकार को देश की सेहत तो सुधारनी है लेकिन लोगों की भी सेहत बनी रहे, लिहाजा ज्यादा कुछ स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन्हें जरूर राहत की बात की गई है। पेंशन और उसके इंटरेस्ट से ही अगर वो अपनी जीवन यापन करते हैं तो उनको अब IT रिटर्न्स फाइल करने से छूट दे दी गई है। और एक और खास बात यहां पर कि जो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 साल तक आपके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद स्क्रूटनी कर सकता था, उस वक्त को 3 साल कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। एक डर में रहता था इंडिविजुअल जो भी फाइल करने वाला। तो यहां पर तमाम सहूलियतें दी गई और साथ ही यह भी कहा है कि 2013 में जहां भारत में 3 करोड़ 31 लाख टैक्स पेयर्स थे, वहीं 2020 में 6 करोड़ 48 लाख टैक्स पेयर भारत में खो गए हैं। आप राजीव, हमने और आपने तो बजट को देख लिया, काफी देर से हम लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आशीष सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमें। आशीष, हम आपका इंतजार कर ही रहे थे कि डिफेंस को लेकर शायद कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा बजट में, लेकिन उसको लेकर कोई चर्चा हुई नहीं। साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमित निगम हमारे साथ हैं, प्रवीण त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी से हम जानेंगे कि बजट कैसा रहा। इस बीच बीजेपी लीडर विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल अमित निगम जी, बजट कैसा लगा ओवरऑल आपको? हालांकि टैक्सेशन वाले स्लैब का इंतजार हम कर रहे थे, टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए, बजट आज उस तरीके से होना चाहिए था जो इकोनॉमी को रिवाइव करे। मिक्स्ड है मैं कहूंगा, बट जहां पर फोकस की जरूरत थी वहां पर अभी भी बहुत मिसिंग लिंक हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हमेशा ये बात करती है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत प्रमोट एनकरेज करना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप एक तरफ तो एनकरेज करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जितनी भी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनकरेज करती हैं उनको आप GST नेट में ला देते हैं। तो एक छोटा सा व्यापारी जो हमारा एक्सटेंशन होता है, जो सर्विस प्रदान करता है Tier 3 Tier 4 सिटी में फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वो GST नेट में आ जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त एक स्टेप था जिसपे हम उम्मीद कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की कंपनियों को GST से बाहर रखा जाएगा, विच विल बी अलाइंड विद द विजन एंड मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। बट वो एक चीज नहीं हुई। दूसरी, MSME सेक्टर को आपने बहुत ज्यादा एनकरेज कर दिया, 15,700 करोड़ रुपए दे दिए। क्यों नहीं उनको कॉर्पोरेट स्टेटस दिया गया जहां पर 15% रिबेट है? क्यों नहीं MSME को हम उस तरीके से टैक्स के रिजीम में देखते? ये भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट हो जाता। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल तो बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जो लास्ट माइल जो बेनिफिट होनी चाहिए वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आज भी आप देखें तो डिजिटल इंडिया के हिसाब से हम Tier 2 तक ही पहुंच पाए हैं। Tier 3 Tier 4 Tier 5 सिटीज में बुरा हाल है। आज तो हमको टेक्नोलॉजी पता है, लिटरेसी लेवल क्या है आप बताइए, वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है वहां पर। आज भी लोग वो स्मार्टफोन नहीं यूज कर पाते, और जो करते हैं उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता, UPI नहीं पता क्या होता है, क्या बढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या रूरल में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे मेट्रो सिटी से 40 से 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद जो गांव पड़ता है वहां पर क्या वास्तविकता है उसको हम जान पा रहे हैं? वहां पर कोई यूज कर रहा है क्या डिजिटल पेमेंट? उसके लिए तो 100 रुपए का नोट 100 रुपए है। एक और सोचने वाली बात, हमने आपको 100 रुपए दिया, वो 100 रुपए पूरा 100 रुपए रहता है। बट डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर हमने आपको 100 रुपए दिया तो वो 99 रुपए बन जाता है। उसको अगर हम 100 बार घुमाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या इसकी तरफ किसी ने कुछ सोचा? तो अगर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ अगर हमें अपनी परचेजिंग पावर को भी बढ़ाना है जिससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। मेरे जेब में पैसे ही नहीं है, मैं खर्चा क्या करूंगा? जब खर्चा नहीं करूंगा तो फिर इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी? आपने हमारी सैलरी भी काट दी पेंडेमिक में। पेंडेमिक के ऊपर हमारे ऊपर टैक्स भी लग गया, इनकम टैक्स जो भी बना उसके बावजूद भी। उसके बाद साबुन खरीदने गए तो वहां भी टैक्स हो गया। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में कुछ खाने की कोशिश की, वहां भी टैक्स हो गया।
तो टोटल मिला के आज की तारीख में हम इस हालात में 50 से 60% टैक्स पे कर रहे हैं। या तो आप एक इनकम टैक्स पे टैक्स करिए या फिर आप जीएसटी पे ही टैक्स करिए, किसी एक रिजीम को तो फॉलो करें। यहां तो हम तीनों टैक्सेस के बाहर पे दबे हुए। ठीक है सर, मैं विनय सिंह जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और इस बात की तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि इस बजट की वो तारीफ करेंगे। लेकिन विनय सिंह जी, कौन से पॉइंट्स आपको लगता है खास है जिनके बेसिस पर इस बजट को तारीफ के दायरे में लाना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और इस बार जैसे 4 करोड़ दलित स्टूडेंट्स को फोल्ड में लेने की बातचीत है। पिछले बजट में आप देखेंगे कि आदिवासी बच्चों के स्कूलिंग पे बहुत बड़ा खर्च किया गया था। एकलव्य स्कूल्स बड़े पैमाने पे देश भर में खुल रहे हैं, कई तो चालू भी हो गए, कई अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से 4 करोड़ दलित बच्चों को जो एजुकेशन के फोल्ड में लेने की बातचीत है, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल है और इट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज सक्सेस। दूसरी तरफ हाउसिंग में आप देखेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग पीएम का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत सक्सेसफुल भी है और साथ में 1 साल तक जो टैक्स जो उनके ब्याज में छूट देने की बातचीत कही गई है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी रियायत है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में भी चूंकि कोरोना का समय रहा है और निश्चित रूप से हम हेल्थ के फ्रंट पे बहुत हमने लड़ाई लड़ी है, दुनिया लड़ रही है और हेल्थ के सेक्टर में आप देखिए कि पिछले 1 साल में हमने जो परफॉर्म किया है इस संकट काल में, हमने दुनिया के लेवल पे परफॉर्म किया है। तो ये जो बजट है आज का, ये पूरी दुनिया देख रही थी कि जैसे हमारा परफॉर्मेंस रहा है इस पेंडेमिक में, तो ये जो बजट है ये एक है इंडियन दायरे का, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव कि दूसरे लोग इससे सीख सकते हैं कि इस कोरोना संकट में कैसा बजट होना चाहिए दूसरे देशों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत कुछ दूसरे देशों को सीखने लायक है और हेल्थ में बड़ा काम इस पे हुआ है। दूसरा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम थे उसमें स्टील प्राइसेस का जो भी फ्लक्चुएशन हुआ था, जो बढ़ा, उसको लेकर के मेरी लगातार बातचीत इंफ्रा के लोगों से हो रही थी। बहुत परेशान थे, बहुत सशंकित थे कि क्या होगा। तो उसमें एक बड़ी राहत की बात आई है कि स्टील प्राइसेस कम होंगी। दूसरा, कई और चीजें हैं जैसे एनवायरमेंट को लेकर के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बड़े इनिशिएटिव्स हैं, मछली कारोबार को लेकर के है, ई नाम को लेकर के है, एपीएमसी को जो एग्री फंड में लाने की बातचीत है। तो मुझे लगता है ये कई सारी चीजें हैं। आपको ऐसा लगता है कि बजट बहुत सोच समझकर बनाया गया है, इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, पटरी पर आएगी और आप लोगों को राहत मिलेगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रवीण त्यागी जी, अगर मेरी जेब में पैसा है ही नहीं, मैं खर्च कैसे करूंगी, मैं टैक्स कैसे पे करूंगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? और सरकार कह रही है कि टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, टैक्स भी आपको देना होगा, सैलरी ऑलरेडी लोगों की डिडक्ट हो चुकी है, 11.25 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं मार्च लॉकडाउन से लेकर अब तक। सरकार कैसे कह रही है कि बजट अच्छा है? देखिए, बजट अच्छा हो या खराब हो, हम लोग बैठ के तर्क कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट वही होगा जो अनाउंस हो चुका है। इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर हम घर में जब 100 रुपया अलॉट किया जाता है, एक बजट है 100 रुपए का और उसमें से 10 रुपया 20 रुपया अलग अलग डिपार्टमेंट को अगर अलॉट हो गया है, तो अब जो सबसे बेस्ट चीज हम कर सकते हैं वो है कि उस बजट का यूटिलाइजेशन एक ऐसे विजन रोड मैप के साथ किया जाए कि जिस उस अलॉटमेंट को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज किया जाए। मैं क्योंकि एजुकेशन का इंसान हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन में गुजारी है, तो मैं यहाँ पे आज जब फाइनेंस मिनिस्टर टैब लेकर बजट प्रेजेंट करने आई तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि एजुकेशन में वो कुछ बहुत ही विजनरी और बहुत ही ऐसी चीज डिक्लेयर जो टेक्नोलॉजी को यूज करके 15 लाख स्कूल्स और 33 करोड़ बच्चों के लिए इंपैक्ट डालेगा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ विचारधारा, आइडियोलॉजी, विजन प्रेजेंट करेंगी। लेकिन जब मैंने सुना 750 ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और 100 सैनिक स्कूल्स, ये सब एक 33 करोड़ स्टूडेंट्स के देश में ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इंटेंट सही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और एडटेक जो आज की डेट में इस देश को कोरोना ने प्रूव किया है, जो इस देश को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए था 33 करोड़ बच्चों को, उन बच्चों में जो पढ़ाई कराने का जो एक सॉल्यूशन इस देश को ऑफर करना चाहिए था, नहीं किया गया। उसमें
बैठ के इंतजार हो रहा है, उसमें बैठ के कमियां, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, और वेट हो रहा है कि कोरोना कब ओवर हो और स्कूल कब खोले। अरे भाई 1 साल हो चुका है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वी कुड हैव प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन। हम जैसे प्राइवेट प्लेयर्स, मैं पूरे इंडिया के केंद्रीय विद्यालय में मैंने स्टेप ऐप को इंप्लीमेंट किया है, और आप हर प्रिंसिपल, हर बच्चे की फीडबैक आप वहां से लीजिए तो आपको समझ में आएगा। पूरे देश के एकलव्य स्कूल्स में 300 के करीब जो एकलव्य स्कूल्स हैं उनमें स्टेप ऐप ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है 1 साल से, और बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंट कर दिया है। व्हाट आई एम सेइंग इज प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी सॉल्यूशंस हैं, विजन चाहिए समझने का कि टेक्नोलॉजी को यूज करके जी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। हम एक्सपर्ट से लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से अनुज यात्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि बेहतर होता है विपक्ष से जानना कि बजट कैसा लगा। लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा मुंबई के कोठारी मार्केट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम लोगों की राय सबसे ज्यादा ऊपर हमें रखनी चाहिए। अभिषेक, सीधा लोगों से बात कीजिए, आप कैसा लगा उन्हें नया बजट? बिल्कुल सीधे हमारे साथ देखिए, कोठारी मिल एक बहुत बड़ा मिल है कोठारी मिल, उसके मालिक हमारे साथ कमल कोठारी साहब मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देखिए जो इंडस्ट्रीज को कैसे बजट अच्छा लगा, सीधे उनसे जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कारोबार देवी है और उस मार्केट में इनका पूरी मार्केट ही है। और सारी सी बात है कि एक खुद एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। कमल साहब, क्या कहेंगे, जो बजट पेश किया गया 2021-22 में, पेंडेमिक के बाद पहला बजट है, आप क्या कैसे देखते हैं? लोगों के बीच में एक आदर्श लेके आना, लोगों को एक अपनी तरफ प्रभाव देना, ये एक अपने में चैलेंज है। पेंडेमिक के अंदर में सब अपने अपने घरों में रहने के बाद आज सबको बाजार में वापस लेके आना, ये बजट एक अपने आप में लोगों के अंदर में जागरूकता के साथ साथ में अपने को एक आगे बढ़ने का आदर्श देगा। साथ ही इसके अंदर में जो लोगों के अंदर में घर बैठने की आदत जो है वो निकलेगी, और आने वाले समय में सब कोई के बीच में एक प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप लोगों को कुछ उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि कि आप लोगों के हिसाब से बजट आया, मनमाफी बजट आया है, क्योंकि जाहिर बात बहुत लोग नौकरियां गई हैं, रोजगार, आपके भी रोजगार कम हुए होंगे, बिजनेस कम हुआ होगा, सबके बिजनेस कम हुए हैं। लेकिन बजट से एक आस्था जो बनी है उससे ये है कि लोगों के अंदर में परचेज की भावना जो बनेगी, उससे अपने आप व्यापार बढ़ता चला जाएगा। ये बजट अपने आप में सबको के लिए आदर्श देने की बात करें सर, 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को आप? 7 नंबर देता हूं इस बजट के अंदर में, क्योंकि कुछ जगह पे जो कि रुकावट हुई है वो अपने आप में निकल के आगे आ जाएगी। आप कैसे देखते हैं बजट, कैसे आप कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट पैंडेमिक के बाद में ये जो बजट है बहुत ज़रूरी था। जो बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव है बैंकिंग वालों के ऊपर में, एक बैड बैंक का जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये बहुत बड़ा बूस्ट है जो इकोनॉमी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। और टैक्सेशन में भी डिविडेंड्स के ऊपर में जो बेनिफिट्स दिए हैं वो भी अच्छे हैं। ओवरऑल ग्रोथ में लाने के लिए एक पुश गवर्नमेंट ने दिया है फॉर दी एफर्ट। कई सारे सेक्टर्स जो हैं, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि बजट उस हिसाब से नहीं आया, जाहिर सी बात है विरोधी या कहीं, लेकिन आपको चूंकि आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये चीज कहीं कहीं अहम रखता है कि जैसे कि बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नौकरियां लोग गई, रोजगार कम हुए, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ। कई ऐसे जो सेक्टर्स थे जिनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उस हिसाब से आपको कैसे लगता है? सरकार ने हर सेक्टर को एड्रेस करने का कोशिश किया है, हेल्थ केयर वर्कर्स को और एमएसएमईज को, बट हाँ कुछ हद तक और भी उम्मीदें थी कि भाई पर एक आम आदमी को कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाते तो वो और उनको बूस्ट मिलता। हम कमल साहब से वापस जानते हैं सर, क्या आप और क्या कमियां आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपने अच्छाइयां बताई कि चलो लोगों के लिए अच्छा होगा, कमियां क्या लगता है कि जो शायद सरकार को एड्रेस करने चाहिए थे और अच्छा होता हो? जिस हिसाब से है कि लोगों के पास में पैसे की जो कि माजरा और की जो पॉलिसीज चलती है उसके अंदर में अमाउंटिंग और बढ़ जाती है, तो सभी लोगों के पास में पैसे की छूट मिलने से पेंडेमिक में लोगों को धान मिला, पैसा नहीं मिला।
अगर वो पैसे की हाथ में आते हैं तो लोगों के पास में आगे बढ़ने की और ताकत बढ़ जाती है। तो उस तरह का कोई एक डिजिटल मनी का फ्लो और ज्यादा मिले तो लोगों के अंदर में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि आप लोग सर टेक्सटाइल मार्केट से आप लोग आते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे इसको देखते हैं, इस बजट को कैसे इसको बूम मिलेगा या कैसे क्या और करना चाहिए था, क्योंकि अब टेक्सटाइल से बहुत बड़ा सेक्टर है। टेक्सटाइल के अंदर में पार्क अनाउंस किए इन्होंने, टेक्सटाइल पार्क फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स में आ रहे हैं और उसके अंदर में उन्होंने ऑलरेडी 2-3 पार्कों की ऑलरेडी स्टार्टिंग हो रही है एंड इट विल बी गिव द हाईएस्ट एनर्जी ऑन द टेक्सटाइल। इंडिया इज द हब फॉर द टेक्सटाइल फॉर द सेंचुरीज एंड और आज उसको आगे लेके आने के अंदर में ये बहुत बड़ा काम देगा, बहुत बड़ा काम देगा। लेकिन चूंकि टेक्सटाइल में कितना घाटा भी हुआ था, अगर हम थोड़ा उसके बारे में जाने, क्योंकि एक कोरोना की वजह से, एक पेंडिंग की वजह से कितना आप लोग को लॉस हुआ था, जो शायद इससे लग रहा है कि कुछ लॉसेज माउंटिंग हुए हैं। बड़े बड़े कल कारखानों के अंदर में स्टॉक और सभी चीजों का रुकावट होने से ठीक है, 10 में से 7 नंबर इन्होंने दिए हैं, यानी ये माना जा सकता है कि बजट, जहां तक कोठारी बाजार की बात है मुंबई में, वहां पर बजट पसंद किया जा रहा है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज अत्रे साहब तो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आता हूं अनुज अत्रे साहब आपके पास। आशीष, डिफेंस सेक्टर को लेकर हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे थे इस बार, क्या कुछ डिफेंस सेक्टर में क्या इस बजट में देखने को मिला है? तो उसका एक इंडिकेशन ये होता है कि कुछ खास बढ़ोतरी तो देखने नहीं मिलने वाली है। अगर होगा तो या तो स्टेटस को होगा, जो कि पिछले साल जितना ही, जो कि 3.37 लाख करोड़ था डिफेंस बजट। और मुझे लग रहा है कि अगर इनफैक्ट चांसेस हैं कि काफी कुछ कम कर दिया गया हो, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट का रीजन होता है, क्योंकि ओवर डॉक्यूमेंट वाली सिचुएशन हो गई है, नहीं मेंशन किया है। इसका मतलब यही है कि ठीक है। आशीष जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, उसको दुरुस्त करते हैं, फिर दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। डिफेंस क्योंकि अहम इसलिए भी हो जाता है कि पिछला पूरा 1 साल करीब एलएसी पर जिस तरीके के हालात रहे, उसको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि डिफेंस को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। अनुज अत्रे जी, अब बजट आपको कैसा लगा? हालांकि आप कहेंगे ही खराब, लेकिन पॉइंट्स के साथ बताइएगा, किस चीज की उम्मीद थी जो नहीं हुई? से कांग्रेस का हमेशा से हमारा एक वो रहा है कि अच्छी चीज को हम तारीफ करते आए, लेकिन आज वित्त मंत्री ने जिस तरह से अपने भाषण की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्तियों के सहारे से किया था, मैं उसको दोहराता हूं और आगे बढ़ाता हूं कि विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब भोर का अंधेरा छाता है तो वो गाता है। तो देखिए, वो जो पक्षी है जो विश्वास के साथ उस सुबह जो भोर के साथ जब गाना गाता है कि उसको लगता है कि आज दिन का उजाला आने वाला है, लेकिन ये 8वां बजट इस सरकार का, मोदी जी की सरकार का 8वां बजट है और जनता, देश की जनता अब तक उस भोर का इंतजार कर रही है कि वो भोर कब आएगा और वो पक्षी हमारे लिए देश में कब गाना गाएगा, कि जब हमें लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो है 2014 से पहले जो मजबूती से विश्व में 3रे नंबर पर बढ़ रही थी, आज 9वें नंबर पर खट करके पहुंच गई है, तो वो कब सुधार होगा। देखिए, केवल इवेंट मैनेजमेंट करके, मीडिया मैनेजमेंट करके आप जो है चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश की जनता का आपने अर्थव्यवस्था की तरफ, इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है देश को, उसको सुधारने की तरफ नहीं प्रयास करें। मतलब कितने नंबर दे रहे हैं आप? 10 में? देखिए, नंबरों की बात तो मैं बता रहा हूं, जब अभी प्रकाश ही नहीं हुआ है। हाँ। ये 8 साल होने जा रहे हैं, 8वां बजट हो गया है, अभी तक कोई प्रकाश की जो दिखाई नहीं दे रही किरण जो है जनता को, तो बताइए नंबर की शुरुआत कहां से हुई? मैं तो मुरली मनोहर जोशी जी की बात पे ही उनकी दोहराऊंगा, जो उन्होंने कहा था कि सरकार को नंबर क्या दूं, जब पेपर ही इन्होंने कुछ आंसर ही नहीं लिखा है तो नंबर क्या दिए जाएंगे? अच्छा, तो जब इनका मतलब आप इशारों में कह रहे हैं कि आप 0 नंबर देते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहेंगे, राजीव हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आशीष हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, लौट रहे हैं जल्द ही। बजट कोरोना बाद इंडिया न्यूज पर आज